औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं थर्ड लेक्चर डिकंस्ट्रक्शन के बारे में देने जा रहा हूँ और आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ जाएंगी चीज़ें। और मैं साथ ही बताता चलूँ कि इट्स नॉट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। Ordinary people will not be able to understand this lecture completely or entirely. It's a difficult one और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं और ये हर किसी के लिए नहीं है। तो आप लोग जो है जो नहीं देखना चाहते हैं तो इट डज़न्ट मैटर, मगर जो देखना चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं इट विल हेल्प देम अ लॉट बिकॉज ये थेरी जो ऐसी है स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर्टिकुलरली ये आपको ऐसे राइटिंग में और थीसिस वगैरह में हर चीज़ में मदद देगी। जो भी आप स्टडीज़ करेंगे उसमें सब जगह पे आपको मदद देगी। तो डिकंस्ट्रक्शन के बारे में मेरा पहले भी लेक्चर जो है वो 2 लेक्चर्स गुजर चुके हैं, थर्ड लेक्चर में दे रहा हूँ। और जो अब नेक्स्ट हम बात शुरू करते हैं कि मीनिंग डज नॉट रिजाइड इन सिग्निफायर। मीनिंग जो है वो सिग्निफायर में रिजाइड नहीं करता। सिग्निफायर जो है उसको मीनिंग कौन दे रहा है? इंसान मीनिंग दे रहा है, डिक्शनरी मीनिंग दे रही है। यानी कि किसी चीज़ में मीनिंग इनहेरेंट नहीं होता है, हमने चीज़ों के मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बना लिए हैं। मसलन कोई भी वर्ड है, स्वीट एक वर्ड है से फॉर एग्जांपल, तो स्वीट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है ये आपको इसलिए पता है कि आपने चीनी खा के देखी है, या कोई भी चीज़ जो है उस किस्म की फीलिंग के साथ आपने कुछ कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स को अटैच कर लिया और एक इंग्लिश माइंड जो है जो कि इंग्लिश समझ सकता है वो स्वीट का मतलब समझ लेगा। मगर एक बंदा अगर इंग्लिश का मतलब ही नहीं समझता है, से फॉर एग्जांपल कि चाइनीज़ बंदा को बोलता है तो चाइनीज़ में जिस तरह कोई जैसा पानी है, उर्दू में पानी कहते हैं आप, इंग्लिश में वाटर, और जो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है उसमें कहेंगे शुए। अब यहाँ पे भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंसेस जो आ जाते हैं साउंड्स के, कि लोग जो है कुछ साउंड्स प्रोनाउंस कर सकते हैं, कुछ साउंड्स प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें बड़ा बड़ा एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड। तो वहाँ पे कुछ चाइनीज़ लोग थे, तो वो मैंने उनसे पूछा कि पानी को आप लोग क्या कहते हैं, तो दे टोल्ड मी, वन ऑफ देम टोल्ड मी सुए। एंड देन कुछ और लोग आए जब उसके फ्रेंड्स, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा शुए। तो देयर वाज डिफरेंस, ऑब्वियसली साउंड्स का डिफरेंस था। तो मैंने कहा कि उसने जो था आपके फ्रेंड ने बताया था स्वे एंड यू आर टेलिंग मी शुए, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ से बिलोंग करता है, शिनयांग से, और वहाँ पे एंड में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं दो साउंड्स को। तो वो समटाइम्स जो है शुए बोल देते हैं और समटाइम्स स्वे। एंड देन व्हेन आई आस्क्ड हिम कि ये इस तरह से उन्होंने कहा है, तो वो हंस पड़ा कहने लगा कि यस इट्स राइट, वी कैन नॉट प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स। तो ये इस तरह भी होता है। तो आपकी ज़बान जो है, तो जब तक आपको एक वर्ड के साथ उसका पर्टिकुलर मीनिंग बताया नहीं जाएगा तो आप लोगों को उस वक्त तक तो मीनिंग आएगा ही नहीं। अब एक सिग्नल जो आप देखते हैं, तो यही चीज़ जो है मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी सिग्नल जो आप देखते हैं तो आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कहाँ से आया हुआ होता है कि सिग्नल का मतलब ये है। इट शोज दैट इट इज समवेयर इन योर माइंड, इट्स समवेयर इन योर माइंड इन एंड इज बीन गिवन टू यू बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। ये कोई इंट्यूशन नहीं है। मीनिंग्स जो है अकॉर्डिंग टू टैरी गिल्टन, ये कोई इंट्यूशन नहीं है, फॉर्म ऑफ इंट्यूशन जो कि आपको खुद ब खुद से इल्हाम नहीं हो जाता है मीनिंग का। आप जो है आइदर डिक्शनरी से मीनिंग्स देखते हैं, अगर आपको मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं तो आप डिक्शनरी की तरफ जाएंगे, या आप किसी से पूछ लेंगे, या आपको पहले से जो आपकी वोकैबुलरी है और आपका जो समझ लें रीडिंग है उसके हिसाब से जो आपको मीनिंग्स आते हैं वही मीनिंग्स आपके माइंड में रहेंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें जब आप जाते हैं तो आप मीनिंग्स की एंड तक के मीनिंग को समझने के काबिल हो पाते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट। Interpretation of meaning is then an endless movement that can never arrive at an absolute ultimate signified. वो कहते हैं कि मीनिंग की जो इंटरप्रिटेशन है, अब इंटरप्रिटेशंस जब आप डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स लेने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द सिंगल सेंटेंस,
एक ही सेंटेंस में कई किस्म के ऑजिमेंडियाज में मैं आपको बाकायदा इस चीज़ का मैं करके बताऊंगा, इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है, ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए उस चीज़ की। तो आप किसी एब्सोल्यूट सिग्निफाइड पे, अल्टीमेट सिग्निफाइड पे यू कैन नॉट अराइव। इसमें मेरा सेल्फ के ऊपर जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फिर कहा था, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या मैं ऑब्वियसली आपको लिंक भेज दूंगा डायरेक्टली, तो यू कैन जस्ट गो एंड हैव वर्क। उससे आपको ये मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी कि एक ही लफ्ज़ को आप कितना डिटेल्ड जो है एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उसका कोई एंड नहीं है। Thus the play of signification is endless. Playful was a favorite approving word for criticism in the 1980s. वो कहता है कि play endless play है, endless chain of signifiers and signifieds. कि signifier जो है जिस चीज़ को represent कर रहा है वो signified तो है ही है, मगर signifier itself भी है। आप हो सकता है कि इस चीज़ को समझे हो सकता है कि नहीं समझे हो। जब आप किसी वर्ड का मतलब डिक्शनरी में देखते हैं, मैं इसकी एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, से फॉर एग्जांपल रियलिटी एक वर्ड है। व्हाट डज दैट वर्ड मीन? रियलिटी का क्या मतलब है? रियलिटी का मतलब, कुछ लोग कहेंगे कि ट्रूथ, मगर ट्रूथ एक अलग वर्ड है जो कि अलग मीनिंग कैरी करता है। रियलिटी का अपना मतलब है। अब आप कहते हैं कि रियलिटी को मसलन, हाउ डू यू नो व्हाट रियलिटी इज? व्हाट्स दैट? इज इट समथिंग जो कि हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, या रियलिटी समथिंग है जो कि हम सेंसेस में ला ही नहीं सकते? क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग कहाँ से आती है? डेरिडा के मुताबिक क्वेश्चनिंग जो है वो ग्रीक से स्टार्ट हो रही है, कि जब उन्होंने नेचर ऑफ द थिंग्स पे क्वेश्चन करना शुरू किया, व्हाट इज, why is it so, what, why, और मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं जब वो रेज करने शुरू किए तो वो फिलोसफी वजूद में आई। तो वहीं से फिर चीज़ें जो हैं वो, फिलोसफी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच बेसिकली डील्स विद लॉजिक एंड रीजन। तो आप लोग जो हैं किसी भी चीज़ का मतलब, सिर्फ रियलिटी का मतलब आप क्या देखेंगे? आप कहेंगे सच है। आप किसी चीज़ को, जिसको आप कहते हैं कि जी हम 5 सेंसेस से रियलिटी को परसीव करते हैं, सेंसेस 5 सेंसेस कौन सी हैं? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ सीइंग। ये 5 सेंसेस हैं जिनसे आप रियलिटी को परसीव करते हैं। मगर एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें यू डू दैट इन ड्रीम्स, ये तो आप ख्वाब में भी करते हैं। बट वाई डू यू कॉल देम अनरियल? आप उन्हें अनरियल क्यों कहते हैं? क्या आप कहते हैं कि सच्चे नहीं होते हैं ख्वाब? एक नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम दिखाया गया था जिसमें एक औरत ने देखा कि उसके जिस्म को, उसके मैदे को या उसके स्टमक को जो है भेड़िए चीर फाड़ रहे हैं। एंड देन इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ शी गॉट स्टमक कैंसर, स्टमक का कैंसर हो गया उसको। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? तो ड्रीम्स फिर कहीं ना कहीं आपको जब इंडिकेशन दे रहे हैं, दे आर रिलेटेड विद योर रियल लाइफ इन दैट वे। दूसरी चीज़ जो है, अब अगर ड्रीम्स, अब यहाँ पे पैराडॉक्स को चेक कीजिए, ड्रीम्स अगर रियल नहीं है तो वो क्या अनरियल है? अगर रियल नहीं है तो अनरियल भी नहीं है। तो रियल क्या होता है? समथिंग perhaps something which exists, which has an existence। ड्रीम्स की तो एग्जिस्टेंस मौजूद है। तो जिस चीज की एग्जिस्टेंस मौजूद है, हाउ कैन इट बी अनरियल? They have their significance, they have their kind of impacts on human body। आप जब सो रहे होते हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, तो most probably you might wake up laughing or weeping। आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है। आप जानवरों को ऑब्जर्व करें तो they move their legs, उनके एक्सप्रेशन से पता लग रहा होता है कि वो परेशानी में है, खुशी में है, किस में। तो ड्रीम्स कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। आपकी हार्ट भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे क्या मुराद हुई? फिर अनरियल तो ना हुए। दे आर अफेक्टिंग योर बीइंग as much as when you are in this so-called
रियल वर्ल्ड। ये उतना ही आपको अफेक्ट कर रहे हैं जितना रियल वर्ल्ड में अफेक्ट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम वन माइट आस्क अ क्वेश्चन एंड दैट माइट बी कि आपने जो ज़िंदगी के साल गुजार लिए, वेयर आर दे? हम अपनी 1/3 लाइफ, तकरीबन 1/4 1/3 लाइफ में भी उससे भी ज़्यादा सो के गुजारते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। और उसमें एक ख़ास पोर्शन जो होता है लाइफ का, वो आप ड्रीमिंग की कैफियत में गुजारते हैं, जो कि इतना छोटा वक्फा नहीं है। डेली आप सोते हैं और कुछ ना कुछ ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वी डू नॉट सी द ड्रीम्स, तो ड्रीम्स वो भी देख रहे होते हैं मगर देयर मेमोरीज वीक, वो भूल जाते हैं उनको, ख्वाबों को। तो ड्रीम की जो स्टेट है और वेकफुलनेस की स्टेट है, दोनों में ही आप चीज़ों को हियर भी कर रहे होते हैं, स्मेल भी कर रहे होते हैं, टच भी कर रहे होते हैं। मे बी आप यू कैन वॉच द थिंग्स, यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स एज वेल, एंड यू कैन स्मेल, यू कैन हियर, टेस्ट। तो वो सारी चीज़ें जो है आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती हैं। द लाइट इन ड्रीम इज़ नॉट द रियल लाइट, या दिस लाइट ऑफ दिस द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, वो कोई और लाइट है। इसी तरह से आपकी बॉडी जो है दैट इज नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड इन ड्रीम्स। ये मैं अपने साइकोएनालिसिस के लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हूँ, तो वहाँ से सुन सकते हैं। दूसरा जो ख्वाबों की ताबीर में मेरे लेक्चर्स हैं दूसरे चैनल पे, तो वो वहाँ से भी आप सुन सकते हैं अगर आप चाहें, तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो नॉलेज जो है वो इकट्ठा होकर ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी, ऐसे नहीं आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पैराडॉक्स है कि ड्रीम्स आर नॉट रियल, ड्रीम्स आर नॉट अनरियल, वेदर दिस लाइफ इज़ रियल। क्योंकि जो particularly spiritualists हैं वो कहते हैं कि this life is not real either। तो कन्फ्यूशियस ने एक बात की थी कि there is nothing more real than what cannot be heard, and there is nothing more certain than what cannot be seen। तो फिर रियल की डेफिनेशन आप कैसे रियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये सारा पैराडॉक्स आ जाएगा। पैराडॉक्स क्या है? टू ऑपोजिट डिसिमिलर आइडियाज गोइंग साइड बाय साइड टुगेदर। डिसिमिलर आइडियाज गोइंग साइड बाय साइड टुगेदर, कि एक ऑपोजिट चल रहा है उसके और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। इसकी बहुत खूबसूरत एग्जांपल टेरी गिल्टन ने दी है, मैं बता चुका हूँ अपने स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लेक्चर में, कि एक somebody asks you to close the door, what if there is no door present or the door is already closed? Or if he ties you to a chair, or I tie you to a chair with a rope and ask you to close the door, तो कहता है कि you will be justified in asking me what do you mean? It will not help you if I hand you dictionary। वो कहता है आपको डिक्शनरी दे देता हूँ तो उसमें से हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे मीनिंग जो है वो लिटरल मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोज द डोर का मतलब आपको पता है, मगर यहाँ पे इंटेंशनल मीनिंग इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग की कितनी किस्म की वेराइटीज़ हैं, इस पे मैं पूरी बात कर चुका हूँ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लेक्चर्स पे। मैं अगर आपको नहीं समझ आया, आपने नहीं उस पर जो है वो अंडरस्टैंड सुने हुए हैं, तो आप वो जाकर सुन सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। To deconstruct a text is merely to show how texts deconstruct themselves because of this fundamental indeterminateness at the core of language। वो कहते हैं कि डिकंस्ट्रक्ट का मतलब जो है, डिकंस्ट्रक्ट करना टेक्स्ट को जो है वो इस तरह से है कि जिस तरह से आप ये शो कर रहे हो कि टेक्स्ट्स themselves जो है वो डिकंस्ट्रक्ट, वो खुद ब खुद डिकंस्ट्रक्ट करती हैं अपने आप को, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल इनडिटर्मिनेटनेस एट द कोर ऑफ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज जो है वो डिटर्मिनेट नहीं है। फिक्शन जो होती है समथिंग विच इज़ नॉट रियल बट समथिंग विच इज़ नॉट अनरियल आइदर। अगेन वही बात आ गई कि फिक्शनल राइटिंग क्या होती है, विच इज़ नॉट रियल बट इट इज़ नॉट अनरियल आइदर। तो हाउ वुड वी से समथिंग अबाउट दैट? If you write down a word nothing, nothing itself carries certain meanings. It is made of certain alphabets, N-O-T-H-I-N-G। तो उसमें जो है consonants और vowel sounds मौजूद हैं, या consonant और vowels मौजूद हैं, और उसका अपना मीनिंग डिक्शनरी में मौजूद है नथिंग का। और नथिंग का जो मीनिंग होगा वो आगे मज़ीद वर्ड्स में डिफ़ाइन किया गया होगा, और हर वर्ड जो होगा उसका मीनिंग डिक्शनरी में अगेन मौजूद होगा। और अगर आप इस एंडलेस चेन ऑफ सिग्निफायर्स में चलते जाएंगे तो आपका कोई एंड नहीं होगा। दिस इज़
one of the possibilities of deconstruction या deconstructive criticism and structuralism and post-structuralism. Signify, the concept of signifier and signified. और यही चीज़ जो है psychoanalysis में भी है कि child जो है when लकान के मुताबिक when he sees the mirror stage, जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो he is a kind of signifier और उसका जो mirror image है that is the signified. इसके ऊपर सिग्निफायर सिग्निफाइड पे भी मैं लेक्चर बता चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ, तो आप वही स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म साइकोएनालिसिस को डिटेल से देख लीजिएगा. One reason for the difficulty of Derrida's own writing is that he is aware of his own texts deconstructing themselves. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कर रहा है कि एक डिफ़िकल्टी जो है डेरिडा की अपनी राइटिंग्स के अंदर वो क्या है कि वो उसको पता है, डेरिडा को भी पता है कि उसकी टेक्स्ट्स themselves जो है उनकी भी डिकन्स्ट्रक्शन हो सकती है, डिकन्स्ट्रक्ट उनको भी किया जा सकता है. तो जिस चीज़ को डिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसका मतलब तो ये है कि समथिंग विच इज स्टिल टू कम, समथिंग जो हम कंप्लीटली नहीं जान पाते हैं. कुछ मीनिंग्स हमें मिल जाते हैं पार्ट एब्सेंट एंड पार्ट प्रेजेंट. कुछ मीनिंग्स मौजूद हैं, कुछ मीनिंग्स मौजूद नहीं है. एक डिक्शनरी में हो सकता है, जो छोटी आप डिक्शनरी लेंगे उसमें कुछ मीनिंग्स मौजूद होंगे, हो सकता है कंसाइज डिक्शनरी में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ मीनिंग्स मिले जो कि आपको ऑर्डिनरी डिक्शनरी में नहीं मिले. आप एक बच्चों की डिक्शनरी ले लेते हैं तो उसमें बहुत छोटी वोकैबुलरी, थोड़ी वोकैबुलरी होगी. तो जैसे जैसे डिक्शनरीज चेंज होंगी उसी तरह से लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से एक ही चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ होगा. तो फिर कौन सी बात ऑथेंटिक मानी जाएगी और क्यों? That might be another question. Deconstruction attacks the very basis of Western scholarship and thought. तो कहते हैं डिकन्स्ट्रक्शन ने वेस्टर्न स्कॉलरशिप और थॉट जो था, इनका जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको बहुत स्ट्रांगली चैलेंज कर दिया. Derrida's ideas have been taken up, developed and fiercely attacked, especially in America. वो कहते हैं इसके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अटैक किया गया है अमेरिका के अंदर. The word deconstruction is now often used merely to refer to our revelation of partially hidden meanings in a text. वो कहता है कि deconstruction word जो है अब जो है इस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट, यानी कि इसके बारे में यूज़ किया जाता है कि जो आप merely to refer to the revelation of partially hidden meanings in a text. कि कुछ partial का मतलब थोड़े से, कुछ पार्ट उसका उनका में भी हिडन मीनिंग होता है टेक्स्ट के अंदर, और उस हिडन मीनिंग तक कौन पहुंचेगा, ये एक अलग से डिबेट है. Especially those that illuminate aspects of its relationship with its social and political context. तो कहते हैं शायद perhaps especially वो मीनिंग्स जो होते हैं आप लेते हैं जो कि जिनका रिलेशनशिप सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ मौजूद है. अब ये चीज़ जो है ये डिफाइन कर रहा है मार्टिन ग्रे. ठीक हो गया. तो अब मार्टिन ग्रे की डेफिनेशन आप देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में कुछ स्टार्ट की थी, कुछ अब मैंने स्टार्ट किया. और J.A. Curtin इसकी डेफिनेशन जो है, पहली बात तो ये कि मीनिंग को वो किस तरह से डिफाइन करता है. J.A. Curtin वो कहता है अंडर कॉग्निटिव मीनिंग इट इज़ नेचुरल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू रिलेशंस. पहला मीनिंग समझने का क्या है कॉन्सेप्ट, दैट बिटवीन अ वर्ड एंड द थिंग्स इट नेम्स और डिनोट्स. वो कहता है कि एक वर्ड और थिंग जो है जिसके बारे में वो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. डिनोट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का साइन होना या किसी चीज़ को इंडिकेट करना. डिनोट इंडिकेट करता है किसी चीज़ को, या किसी चीज़ का साइन है, या स्टैंड टू स्टैंड एज अ नेम और अ सिंबल फॉर समथिंग. किसी चीज़ के लिए वो सिंबल के तौर पे स्टैंड करे. डिनोट का मतलब है कि वो किसी चीज़ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसको इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ को, या उसका साइन, ये उसके मीनिंग्स हैं सारे. टू बी अ साइन ऑफ, टू इंडिकेट, टू स्टैंड एज अ नेम और सिंबल फॉर समथिंग. ये डिनोट के मतलब है. तो कहता है कि that between a word and the things it names or denotes. Hence these things are called
द एक्सटेंशन और डिनोटेशन। तो कहता है एक तो ये मीनिंग है कि वर्ड जो है उनके मीनिंग्स जो है इंडिकेट करता है, यानी कि एक वर्ड होता है वो इंडिकेट करता है। मसलन वाटर है, आपके माइंड में वाटर आ जाएगा। मैं कहता हूँ थॉर्न, कांटा, आपके माइंड में जो है वो हो सकता है कि एक गुलाब का कांटा आ जाए, या किसी बेरी के दरख्त का कांटा आ जाए, किसी भी चीज़ का कांटा जो मेरे माइंड में पहले आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके माइंड में भी पहले आएगा। उसकी शेप, उसका साइज़, कीकर का कांटा डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लिंक जो है वो किन चीज़ों के साथ ज़्यादा है, यानी कि आपके जो एटमॉस्फेयर में अराउंड जो आपकी चीज़ें मौजूद हैं, जिन चीज़ों से आप ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, आपके माइंड में पहले वही चीज़ें आती हैं अनकॉन्शियसली। वेयर डू द आइडियाज़ कम फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं आइडियाज़ आपके माइंड में? तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे आते हैं, जिसकी मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ, हो सकता है मैंने पहले भी दी हो, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्दियों में कैसा मौसम, या 31 दिसंबर को यहाँ पे कैसा मौसम होता है पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं, तो आप कहेंगे कि बहुत सर्दी होती है। मगर अगर आप वही बंदा जो ऑस्ट्रेलिया का बंदा होगा या न्यूजीलैंड का बंदा होगा या जो सदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है उसका बंदा होगा, तो वो कहेगा बहुत गर्मी होती है। तो आप कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ जो हैं दे आर रिलेटेड विथ योर अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस कह लें या अनकॉन्शियस कह लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं मीनिंग्स। और इसीलिए उसको कहते हैं कि आप कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस जब आप करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पर्सनल बायसेस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जिनका आपको खुद भी मालूम नहीं होता कि मैंने ऐसे लिखा है। वो कोई दूसरा बंदा पढ़ता है तो हो सकता है कि वो आपके अनकॉन्शियस तक पहुंचने की कोशिश कर सके उन पॉइंट्स से। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। ऑफ द वर्ड, that between a word and certain characteristics there are the intentions of the word or its connotation। तो दो किस्म के मीनिंग्स हैं, एक तो उसने कहा कि denotation, दूसरा connotation। connotation का मतलब क्या है? an idea or feeling which a word invokes for a person in addition to its literal or primary meaning। एक आइडिया या फीलिंग आपके माइंड में आए एक वर्ड को सुन के, उसके प्राइमरी और लिटरल मीनिंग के अलावा एक आइडिया आए आपके माइंड में, तो वो जो है वो क्या होगी? कॉनोटेशन। और डिनोटेशन कि किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करे, इंडिकेट करे किसी वर्ड को। कॉनोटेशन में मसलन से फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ वर्ड चेन, तो आपके माइंड में गर्ल्स जो हैं उनके माइंड में रेफर करेगी गोल्ड चेन मोस्ट प्रॉब्ली। तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में कि गर्ल्स जो हैं एक ख़ास पैटर्न में सोचने के काबिल हैं या एक ख़ास तरीके से सोचती हैं, और कई चीज़ें जो हैं उनके अंदर जो है वो फिक्स्ड हैं, सोसाइटी की तरफ से कह लें या कहीं से। जिस फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये क्लेम करते हैं कि अ गर्ल इज़ काइंड ऑफ taught to be to read something like a man। यूनिवर्सल रीडर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैन है। इसी तरह से यूनिवर्सल नरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैन है, कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसको एज अ मैन देखते हैं। ये पुराने ज़माने में जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म था उसमें एज अ वुमेन जो है सोचा ही नहीं जाता था। हम कहते थे यहाँ पे जो है वो उर्दू में भी कि ये यहाँ पे जो नरेटर है, ये बंदा जो है वो कह रहा है, कह रही है, हम नहीं कहते थे। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि वो औरतों को जो है इतना फोकस नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ क्या? फीलिंग्स आपके अंदर क्या आ रही हैं किसी चीज़ को पढ़ के? आइडिया तो आ गया। अब जैसे चेन था एक वर्ड, चेन से आपकी एक चेन ऑफ थॉट भी चल पड़ेगी। चेन जो है वो जो उसकी जो कड़ियाँ होती हैं, या उनको कह लें कि आप जो सर्कल्स बनाए हुए होते हैं, उसके सर्कल्स टाइप जो है उसको राउंड शेप में बनाया हुआ होता है, तो पिरोया हुआ होता है एक दूसरे के अंदर, और एक पूरी उसकी लंबाई तैयार हो जाती है चेन की। या कोई भी ऐसी चेन होती है, ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से बनी हुई हो, और भी तरीक़ों से चेन्स बनती हैं। तो
उसमें किसी के माइंड में जो है वो हाथी की चेन भी आ सकती है, डॉग की चेन भी आ सकती है। यहाँ पे जो गले में पहनी जाती है ये आपको किसी चीज़ के साथ बाइंड कर रही है, आप बाउंड हैं किसी चीज़ के साथ, आई नो, इमोशनली। अगर किसी की वालिदा ने वो चेन दी है उसे, तो हो सकता है कि वो इमोशनली उसके साथ बाउंड हो जाए। और जो डॉग है उसको उस चेन के अंदर डाला गया है बाय ह्यूमन बीइंग, तो वो भी बाउंड है एक इन अ सर्टेन वे। बट जो इंसान चेन पहन रहा है, गर्ल चेन पहन रही है या बॉय चेन पहन रहा है, तो वो उसको जब चाहे उतार भी सकता है अगर वो उतारना चाहे। मगर डॉग जो है उसकी कैपेबिलिटी में ये चीज़ नहीं आती, या हाथी है या कोई भी जानवर है तो उसको आपने जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में उसे आप ले आए हैं कि वो अपनी मर्जी से आज़ादी से घूम नहीं सकता है। और इसके अलावा जो चेन का कॉन्सेप्ट है, दैट माइट लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी चेन, जिसको इब्न इंशा बहुत खूबसूरत तरीके से जो है बयान करते हैं। सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, सिक्के ही सिक्के, पैसा ही पैसा। लोग सोने और चांदी की जंजीरें बनाते हैं, हमें और आपको पहनाते हैं, हम और आप पहनकर खुश रहते हैं, बल्कि थैंक यू भी कहते हैं। ये धात का ज़माना कहलाता है। जो ब्रॉन्ज एज आई थी, धात का ज़माना, तो वो कहता है कि जब आप सोने चांदी की जंजीरें पहन लेते हैं, तो अब यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। सिर्फ गुलामी की जंजीरों का नहीं दिया, उसको डायरेक्टली उन्होंने कहा कि सोना चांदी इटसेल्फ मेक्स यू अ स्लेव, कि जो आपको सोना और चांदी देगा तो आप उसके गुलाम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। दैट इज अनदर इंटरप्रिटेशन और दैट इज अनदर आर्ग्यूमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो आइडियल फीलिंग जो है, जो कि लिमिटेड या उसके जो लिटरल और प्राइमरी मीनिंग के अलावा आइडिया या उसका जो फीलिंग आती है आपके अंदर, तो अब चेन का गुलामी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको मजीद देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इमोशंस आपके इन्वॉल्व हैं। जिस बंदे ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, इजिप्ट एंड मैनी अदर कंट्रीज जो किसी न किसी सल्तनत के, चाहे वो बरतानिया के रहे हों, फ्रांस के रहे हों, स्पेन के रहे हों, पुर्तगाल के रहे हों या रशिया के रहे हों, उसके अंडर रहे हों, तो कहीं ना कहीं अगर वो गुलाम रहे या ऑटोमन एम्पायर के रहे या इंडियन एम्पायर में, तो उनके माइंड में वो इमेज ज़रूर आएगा स्लेवरी का। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे माइट आर्ग्यू, दे माइट लाइक इट और डिसलाइक इट। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप अपनी बायसेस, अपनी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप कंप्लीटली उठा के साइड पे नहीं रख सकते हैं एक क्रिटिसिज्म करते हुए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू माइट डू समथिंग लाइक कि आप बहुत हद तक निकल आए उस चीज़ से, मगर 100% अगर आप कहते हैं निकल आते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब जय एक हदन, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन, द टर्म डिनोट्स, अब मैं कॉन्टेशन और डिनोटेशन के बारे में बता चुका हूँ, तो ये आ रहा है, द टर्म डिनोट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ practice in reading and thereby a method of criticism and mode of analytical inquiry। तो कहता है इसका मतलब जो है इंडिकेट करती है या रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन रीडिंग, एंड रीडिंग की एक ख़ास किस्म की प्रैक्टिस को ये रिप्रेजेंट करती है। एंड thereby a method of criticism, एक तरीका है क्रिटिसिज्म करने का, एंड mode of analytical inquiry, और एनालाइज करने की जो आपके इंक्वायरीज़ हैं, आप चीज़ों के क्वेश्चनिंग करते हैं और उनसे चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, तो एक ख़ास किस्म की एनालिटिकल जो है इंक्वायरी है। इन हर बुक, अब यहाँ पे उसने डेरिडा का नाम नहीं दिया। स्टार्टिंग जो है वो डेरिडा की बुक से नहीं कर रहा है या डेरिडा के कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहा है अबाउट डिकंस्ट्रक्शन। ही सेज, आर्ग्यूज, इन हर बुक द क्रिटिकल डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस की स्पेलिंग जो है वो ओरिजिनल डिफरेंस की स्पेलिंग है, ये डेरिडियन डिफरेंस की स्पेलिंग नहीं है, DIFFERANCE नहीं है, ये DIFFERANC डिफरेंस 1981 में लिखी गई है। डेरिडा का वर्क पहले आ रहा है, माइंड इट। तो ये पहले किसी और की बात से स्टार्ट कर रहा है, बाद में हो सकता है कि डेरिडा पे आए। होप यू अंडरस्टैंड। बार्बरा जॉनसन क्लैरिफाइज द टर्म। अब जब वो कहता है कि बार्बरा जॉनसन जो है इस
टर्म को क्लैरिफाई करती है, इट शोज दैट द टर्म हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। यूज्ड है तो उसे क्लैरिफाई कर रही है ना। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शी हैज ट्राइड टू क्लैरिफाई इट। तो बजाय इसके कि जो जे करन है वो अपना आर्ग्यूमेंट दे या अपने अल्फाज में अपनी जो उसने समझने की कोशिश की या समझा उसको बयान करे, उसने डायरेक्टली बाबरा जॉनसन की जो है बुक उठा के उसमें से पैसेज कोट कर दिया। डिकंस्ट्रक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद डिस्ट्रक्शन। वो कहती है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि डिकंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑपोजिट डिकंस्ट्रक्शन होगा। ज़्यादातर तो यही होता है कि उसमें इस तरह के वर्ड्स जो है वो स्फिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगा के उसको जो है वो ऑपोजिट बना देते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाबरा जॉनसन आर्ग्यूज, however, it is in fact much closer to the original meaning of the word analysis। वो कहती है कि बल्कि इसका जो है वो ये है कि एनालिसिस जो वर्ड है, एनालाइज करना चीज़ों को, उनसे बहुत नज़दीक है ये वर्ड, which etymologically means to undo, कि वो किसी चीज़ को undo करना। अब यहाँ पे एनालिसिस का मतलब जो है उसने बयान किया है किसी चीज़ को undo करना। A virtual synonym for to deconstruct। तो कहते हैं undo का मतलब जो है वो क्या है, deconstruct करना। The deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion, but by the careful teasing out of warring forces of signification within the text itself। वो कहते हैं कि ये नहीं होता है कि आप रैंडम कोई डाउट, आपने कोई डाउट्स क्रिएट कर दिए, आपने कह दिया इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, या डाउट है, मुझे डाउट है कि इसका मतलब ये है कि नहीं है। ये चीज़ इस तरह से नहीं है। और आर्बिट्रेरी सबवर्जन, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, तरंग में आके आप कोई बात करते हैं कि जी मैंने ये मतलब दे दिया तो मीन्स वो मतलब है। जिस तरह एक चैप्टर है BSc के इंग्लिश में इंक्लूडेड है, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। आई हैव समहाउ फॉरगॉटन द नेम ऑफ द राइटर, बट इफ़ यू आस्क मी, मैं उसको जाके पता कर लूँगा एंड आई टेल यू द नेम ऑफ राइटर एज वेल। या आप BSc की इंग्लिश की जो बुक है उसमें जाके देख लें, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। अब उसने तरंग में आके ब्रोमाइड्स जो है वो ट्रेडिशनल माइंडेड लोगों को कह दिया, और सल्फाइड्स उसने कह दिया जो लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, डिफरेंट हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, द जीनियस पीपल, तो उनको उसने सल्फाइड्स कह दिया। तो ये तरंग में आके मतलब इस तरह से नहीं है। वो कहती है ये मतलब नहीं है कि जो आपने तरंग में आके को मतलब डाल दिया कि मैं ये मतलब मानता हूँ बस ये मतलब हो गया, नहीं। But by the careful teasing out of warring forces of signification within the text itself। अब वो कहती है कि warring forces, दो opposite forces जो एक दूसरे के साथ जंग कर रही हैं, तो टेक्स्ट इटसेल्फ जो उसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी बन रही हैं। से फॉर एग्जांपल, मैं इस पर एग्जांपल दे चुका हूँ। मैं जब हेल पे जो मेरी रिसर्च चल रही है उसमें हेल का मतलब जो है डिक्शनरी में वो लिखा हुआ था, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मोस्ट प्रोबेबली, यस रिमेंबर, कि हेल इज अ प्लेस ऑफ एवरलास्टिंग फायर इन वेरियस रिलीजन्स अंडर द अर्थ। बाकी मैं को डिकंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक वर्ड को उठा के डिकंस्ट्रक्ट करूंगा इस पूरे सेंटेंस में। अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट इन वेरियस रिलीजन्स, प्लेस ऑफ एवरलास्टिंग फायर एंड अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट इन वेरियस रिलीजन्स अंडर द अर्थ। अब एक वर्ड इसमें पकड़ने अंडर, और दूसरा वर्ड पकड़ने अर्थ। अर्थ, does earth mean the ground, or does it mean the planet earth? Question. The dictionary has not defined it entirely or completely. Dictionary ने completely define नहीं किया इस word को। earth का मतलब क्या है? ground, जिस पे आप खड़े होते हैं। earth of the moon, earth of Jupiter, earth of Mars, मे बी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है? प्लैनेट अर्थ, कि थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज अर्थ। थर्ड थिंग, रोमन मिथोलॉजी में अर्थ वाज द मदर गॉडेस, जिसका ग्रीक नेम जो है दैट इज गाया। कितने मीनिंग्स आ गए?
Which earth is Oxford Concise Dictionary talking about? Second thing, under the earth. Under the earth, अब under का मतलब अगर आप जाके देखते हैं, if you go and look for that particular word in the dictionary, you'll find below something, beneath something. below भी मतलब होगा, beneath भी होगा. अब beneath जो है, जब आप ये कहते हैं beneath, a book is present beneath the table. तो beneath का जो टेबल के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेबल के अंदर पड़ी हुई है. It's not inside the earth, and the dictionary does not define it as inside the earth. It defines it. अब inside the earth का कॉन्सेप्ट क्यों ले लिया गया? क्योंकि ज़मीन में लावा है और लावा मैग्मा है. मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है, लावा बन जाता है. तो बहुत ज़्यादा गर्म है ज़मीन, बहुत ज़्यादा इनसाइड से हॉट है, तो कहते हैं कि ज़मीन के अंदर डाला जाएगा. कहीं ना कहीं जहन्नम जो है वो ये लावा ही है. मगर पूरी जो जितने भी स्टार्स हैं हमारी सिंपल गैलेक्सी में, जो हमारी मिल्की वे है, इसमें there are 100 to 125 billion stars, not million, billion stars. और पूरी जो गैलेक्सीज अब तक दरियाफ्त हुई हैं उनकी तादाद जो है वो 100 बिलियन गैलेक्सीज से ज़्यादा दरियाफ्त हो चुकी हैं अब तक. तो आप खुद सोच लें कि इसमें जो स्टार्स हैं उनकी तादाद कितनी है. तो फायर तो हर जगह पे मौजूद है. तो व्हाई दिस अर्थ? अब ये अर्थ का जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो. बिल्कुल कोर का आप चले जाएं, चलो. मगर ऑन दी अदर हैंड जो सन का आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर है दैट इज 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. और इनर मोस्ट लेयर जो सन की है, कोर है, उसका टेम्परेचर जो है दैट इज 1,50,000 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट अब तक स्टार दरियाफ्त हुआ उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर है दैट इज़ द ब्लू स्टार. ब्लू स्टार की जो आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर है दैट इज़ 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे सन का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके दरमियान में है. जबकि आउटर मोस्ट लेयर का जो ब्लू स्टार है, जो डार्क ब्लू स्टार है, उसके आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो व्हाई डू वी कंसिडर अर्थ या इनसाइड द अर्थ? इट इज नॉट मेंशन्ड इनसाइड द अर्थ. तो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है वर्ड्स. दे डू नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग. यू माइट बी एट अ लॉस कि हम इस मीनिंग के साथ जाएं या उस मीनिंग के साथ जाएं, या इनके अलावा भी कोई मीनिंग हो सकता है जो अब तक मुझे भी समझ नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने दो वर्ड्स को भी डिकंस्ट्रक्ट किया है, उन पे आप देखेंगे कितनी आगे डिटेल्ड जो है उसकी स्टडी चल पड़ी है. अभी भी चल सकती है, आगे करते जाओ, उसको मजीद करते जाएं आप. गॉडेस अर्थ के बारे में लेंगे कि बीनीथ गॉडेस अर्थ, तो वो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ टार्टरस बन जाएगा, मे बी ग्रीक मिथोलॉजी का. A place of punishment in Greek mythology is known as Tartarus. तो वो बन जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के अंदर जब आप चले जाते हैं, सिग्निफायर सिग्निफाइड के अंदर, सेमेंटिक्स के अंदर या सेमियोटिक्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है उनके बारे में ये डिस्कशन मौजूद है. ये सारी signification within the text itself. Maya Alex, she says, if anything is destroyed in a deconstructive reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination of one mode of signifying over another. वो कहती है अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय की जाती है इस डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग में, तो वो ये नहीं है कि आप जो है वो टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं. डिस्ट्रॉय किस चीज़ को कर रहे हैं? एक मोड ऑफ सिग्निफाइंग ओवर अनदर. आप कहते हैं जी फ़लाँ की बात मैं मानता हूँ, फ़लाँ ने जो मीनिंग लिखा है, फ़लाँ ने जो ट्रांसलेशन की है फ़लाँ चीज़ की, तो ट्रांसलेशन, अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ट्रांसलेशन कभी भी ओरिजिनल वर्ड की जगह नहीं ले सकती है. इवन एक सिंगल वर्ड की ट्रांसलेशन भी आप देख लें, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या अंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो कभी भी ओरिजिनल
टेक्स्ट की जगह नहीं ले सकती है। इट इज़ जस्ट अ ट्रांसलेशन, और उसकी ट्रांसलेशन आपके लिए किसी और की ट्रांसलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आप किसी और की ट्रांसलेशन को क्यों अहमियत देते हैं? एक बंदे की ट्रांसलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं और दूसरे बंदे की ट्रांसलेशन को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, व्हाई? इसमें भी कहीं ना कहीं बायसेस शामिल हैं आपकी। से फॉर एग्जांपल कि मौलाना मौदूदी ने भी ट्रांसलेशन की, तफसीर इब्न कसीर भी है कुरान मजीद की, तो मुख्तलिफ लोगों ने कुरान मजीद की ट्रांसलेशंस की, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशंस हैं। तो एम अब्दुल हलीम ने ट्रांसलेशन की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, एज फार एज आई रिमेंबर उसने पब्लिश हुई है। बेकफील्ड ने ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में। तो किसी की ट्रांसलेशन आप क्यों ऑथेंटिक मानते हैं और किसी की क्यों ऑथेंटिक नहीं मानते? इसलिए कि बिकॉज एक मौलाना साहब ने आपको कह दिया कि ये ट्रांसलेशन जो ऑथेंटिक है, तो आप उसको ऑथेंटिक मानते हैं, बाकियों को आप पढ़ना ही पसंद नहीं करते। क्वेश्चन, क्या पता उसमें किसी ने बहुत बहुत ऐसी तवज्जो दिला दी हो किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, मगर आप अपनी सिर्फ इस वजह से कि मैं उस ट्रांसलेशन को पढ़ना ही नहीं चाहता, आप हो सकता है कि उस पॉइंट से महरूम रह जाएं। हर बंदे का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर होगा ना। तो आप किसके कंट्रीब्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं और क्यों? जब एक बंदा ट्रांसलेशन करता है तो वो अपनी वोकैबुलरी को यूज़ करके लिखता है ना, तो उसमें अनकॉन्शियस का लेवल भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस इन्वॉल्व है, उसका कॉन्शियस भी इन्वॉल्व है। कई वर्ड्स के मीनिंग्स उसके माइंड में नहीं आ रहे होते हैं, वो डिक्शनरी में देखता है, कई वर्ड्स जो होते हैं जो एट वंस उसके माइंड में मीनिंग आए, उसने बगैर सोचे समझे लिख दिए, और या उसने एक मीनिंग लिख दिया, उसने दूसरे जो उसकी डायमेंशंस हो सकती थी, दूसरे मीनिंग्स हो सकते थे, उनकी तरफ उसने गौर नहीं किया मे बी। तो देयर आर सेवरल वेज। तफसीर क्या क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है ताकि आप लोग मज़ीद उसकी डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकें, आप उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देख सकें, आप एक एक आयत का जो है एक एक पॉइंट का कोई डिटेल्ड एनालिसिस हो सके, उसमें हदीस में क्या कहा गया है उसके अंदर, और हिस्ट्री में क्या था और किस तरह से था, एक एक चीज़ को आप डिफाइन कर सकें। देखिए, कोई भी चीज़ आपकी नज़रों से ओझल ना रहे, तो मीनिंग्स फाइंड आउट करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कशन है इन दिस particular reading. अब आ जाते हैं, deconstructive reading is a reading which analyzes the specificity of a text's critical difference from itself. अब यहाँ पे एक और भी बात बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि टेक्स्ट का अपना डिफरेंस क्या है अपने आप से। क्या वो अपने आप से भी डिफरेंट है? कहीं ना कहीं के अपने सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है। एक जगह पे कोई बात आ रही है, दूसरी जगह पे कोई और बात आ रही है। आपने इस चीज़ को भी नोट करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं राइटर के अनकॉन्शियस तक भी पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आप राइटर के जब हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे या हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी बायसेस, उसकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, उसकी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी शामिल होंगी। आप उन पर भी डिबेट कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज टू डू क्रिटिसिज्म, कोई एक वे नहीं है, मगर आपको तरीका जो है वो आना चाहिए। लिखने का स्टाइल जो है वो मैं बता चुका हूँ, रिसर्च जो है मेथडोलॉजी, उस पर भी लेक्चर है मेरा, या क्रिटिकल रीडिंग इन इंग्लिश लिटरेचर पे भी लेक्चर है, या रिसर्च इन इंग्लिश लिटरेचर पे भी लेक्चर है, ऐसे राइटिंग एग्जाम सीएसएस उसके अंदर हाउ सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक पे है, हाउ टू स्टार्ट अ थीसिस है। तो वो सारे लेक्चर्स जो है अगर आप सुनेंगे तो मजीद आपकी या लिटरेरी थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोएनालिसिस, इस पे जो लेक्चर्स हैं अगर आप वो सुन लेते हैं तो आपको ये चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएंगी। या दूसरे चैनल पे मैं कौन हूँ वाला लेक्चर है, ख्वाबों की ताबीर वाला लेक्चर्स हैं, तो वो भी आप सुनेंगे, तो उनसे भी आपको लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो लेक्चर मैंने दिया है जो दूसरे चैनल पे, तो वहाँ से बहुत कुछ आप नया अंडरस्टैंड करेंगे जो कि आपने पहले अंडरस्टैंड नहीं किया। One could say that while post-structuralism develops as a response to and displacement of structuralism, a European phenomenon, largely deconstruction, focuses on rhetoric and reflexivity, that is the self-referential aspect of language, in a way that the American new critics had encouraged earlier in the century. वो कहता है स्ट्रक्चरलिज्म के बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने उसकी जगह ले ली। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कहता है फोकस करती है रेटरिक पे, लैंग्वेज पे कि किस तरह से वो लिखी गई है, क्या रिफ्लेक्सिविटी,
कि किस चीज़ों पर वो रिफ्लेक्ट कर रही है लैंग्वेज उसकी, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं. से फॉर एग्जांपल इन अ वे दैट अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स ने जो है न्यू क्रिटिसिज्म, ये टर्म बार बार यूज़ हो रही है इससे रिलेटेड, जिसमें क्लोज रीडिंग की बात है, जिसमें द टेक्स्ट इटसेल्फ की बात है कि टेक्स्ट इटसेल्फ पे फोकस करें आप. हैड एनकरेज्ड अर्लियर इन द सेंचुरी, तो इन्होंने पहले ये बात की हुई थी, वो ये कह रहा है कि दे हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ठीक हो गया. तो अमेरिकन क्रिटिसिज्म में ये बात वो कहता है पहले कर दी गई थी, इन चीज़ों को टेक्स्ट सेल्फ के ऊपर फोकस किया गया था. डिकंस्ट्रक्शन owes much to the theories of French philosopher Jacques Derrida. तो जैक डेरिडा की जो फिलोसफी है 1930 में इसकी डेट ऑफ बर्थ थी. तो इसने जो है बहुत सारी थेरीज जो हैं पेश की हैं डिकंस्ट्रक्शन के बारे में, या उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया है या इस चीज़ के ऊपर बहुत एनालाइज किया है, डिकंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट किया है. whose essay Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences 1966, which he was to follow with his book of Dramatology 1967, began a new critical movement. तो कहता है एक न्यू क्रिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गई इसकी इस बुक से. Deconstruction so far has been the most influential feature of post-structuralism because it defines a new kind of reading practice which is a key application of post-structuralism. तो ये एप्लीकेशन है असल में थेरी की मुख्तलिफ टेक्स्ट्स के ऊपर, और वो कहता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीचर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फीचर है डिकंस्ट्रक्शन. Okay, Derrida shows that a text can be read as saying something quite different from what it appears to be saying. वो कहता है डेरिडा जो है इस बात को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर सकती है. आप उसको जब क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही है उस बात से जो कि ज़ाहिरी उसका मतलब सामने आ रहा है. हो सकता है कि उससे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब हो उसका. से फॉर एग्जांपल इसको मेरे जो प्रोफेसर थे जॉन, उन्होंने ये बात की इंग्लैंड में कि जेन ऑस्टन जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं लिखती है. मैंने उसे कहा कि पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करती है जेन ऑस्टन. तो ही सेड कि परहैप्स शी इज ऑब्सेस्ड विद पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई शी डज नॉट डिस्कस इट. कि राइटर जो है हो सकता है किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो. मसलन जैसे चार्ल्स डिकेंस के बारे में आता है कि चार्ल्स डिकेंस जब लिखता था तो उसमें औरतों को क्रूअल दिखाता था और मर्दों को जो सॉफ्ट हार्टेड दिखाता था, काइंड हार्टेड दिखाता था. तो उसका ये पता लगा कि जब वो छोटा था तो बाप बैंकक्रप्ट हो गया, जेल में भेज दिया गया, और उसको हॉट माँ ने उसको जेल में नहीं आने दिया. जेल में तो खाना मिल जाता था. ये 8-10 साल का बच्चा था, इसे कहा कि जाओ बाहर जाओ, कमाओ और खाओ. तो ये हॉट वाटर बॉटल्स पे लेबल्स लगाता था जो कि एक बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट काम था. तो वो ही कुड नॉट परहैप्स फॉरगेट दैट, और उसने उस चीज़ को डिपिक्ट किया जिस तरह आप मिस हैविशम का कैरेक्टर देख लें इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या आप एस्टेला का कैरेक्टर देख लें तो बहुत क्रूअल जो है दिखाई है. इसी तरह से मिसेस जो गाजरे जो उसकी अपनी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा उसको मारती है, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बहुत क्रूअल दिखाई है. डू यू अंडरस्टैंड कि इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं कहीं ना कहीं तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है कि टेक्स्ट. जिस समय मैं वर्ड्सवर्थ की एग्जांपल दे चुका हूँ तो उसमें ये बात बहुत क्लियरली विजिबल है कि वर्ड्सवर्थ एक तरफ तो बात करता है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में कि लैंग्वेज जो है बहुत ईजी होनी चाहिए, लैंग्वेज बहुत रस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज होनी चाहिए. मगर साथ ही साथ आप देखते हैं कि जब 1805 में वो प्रिल्यूड पब्लिश करता है वर्ड्सवर्थ, तो उसका वर्जन जो है उसमें वोकैबुलरी डिफरेंट है. मगर जब 1850 में वो जाके उस प्रिल्यूड का सेकंड एडिशन पब्लिश करता है, उसी बुक को चेंज कर देता है, उसकी वर्डिंग चेंज कर रहा है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज 1770, वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, एंड डेट ऑफ डेथ इज 1850. तो जब 28 साल का था 1798 तो उसने पब्लिश किए, तो 25 साल का होगा मे बी जब कब से लिख रहा था. 28 साल की उम्र में उसके लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए और
उसके बाद 2-4 साल बाद जो है 1798 में या 1798 में पब्लिश हुए 1800 टू 1802, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो वहाँ उसने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स पेश किया जिसमें उसने ये सारी बातें की कि रस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज होनी चाहिए और फला। जबकि जब वो 80 साल के करीब पहुंचा, 80 साल के बाद जब वो मरा, तो उससे हो सकता है कुछ अर्सा पहले उसकी बुक पब्लिश हुई हो 1850 में, क्योंकि 1850 इसकी डेट ऑफ डेथ भी है, 80 साल का हो गया। उस वक्त जो उसकी वोकैबुलरी उसने यूज़ की है तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कहता है कि फॉर ऑल गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो क्या उसकी वो तो अब जो सेकंड वर्जन ऑफ प्रिल्यूड है वो तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो रहा ही नहीं, वो तो उसने पुराने अपनी जो टेक्स्ट थी उसको उठा के रिफ्रेज कर दिया। तो क्या वो वर्जन जो है प्रिल्यूड का, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड गुड पोइट्री? क्वेश्चन। He does not stick to his own statement. He does not kind of abide by the laws he has made in his life. तो self-contradictory texts इस तरह से होती हैं. And that it may read as carrying the plurality of significance or as saying many different things which are fundamentally at variance with, contradictory to, and subversive, or what may be or may have been seen by criticism as a single stable meaning. तो सिंगल स्टेबल मीनिंग क्रिटिसिज्म ने दे दिया, मगर हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हों, बिल्कुल मुतज़ाद, जिन्हें आप उलट कहते हैं, क्या उसमें प्लूरैलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस हो कि एक से ज़्यादा मीनिंग्स मौजूद हों, आपने एक मीनिंग की तरफ गौर कर लिया, दूसरा मीनिंग आपने लिया नहीं। मसलन कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो उसके लोग अपने अपने मुताबिक मीनिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। अब जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि इस टेक्स्ट का मतलब ये है और ये भी है, इस तरह से आपको नहीं दिया होता। आपको यूजुअली एक फ़्लो में बात चल रही होती है, एक मतलब दिया जाता है। मसलन एक आयत है जिसका तर्जुमा आपको मिलेगा कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, मगर उसी आयत का दूसरा तर्जुमा भी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार। उन्होंने कहा कि इस आयत का दूसरा तर्जुमा है एंड दैट शोज़ कि अल्लाह उसको हिदायत देता है जो चाहता है कि उसे हिदायत मिले। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसी तरह से अब कल मैं एक सुन रहा था, एक बंदे ने कहा कि जी मैं सूरह फातिहा से जो है मैंने फाइंड आउट किया बहुत सारा कुछ, बहुत फाइंड आउट किया है चीज़ें। तो वो कहता है कि उसमें एक जिस तरह आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। अब उसने ये ट्रांसलेशन की, तो मुझे जिसने ये ट्रांसलेशन भेजी मैंने उसे कहा कि नहीं, ही हैज़ नेग्लेक्टेड वन थिंग। ट्रांसलेशन करते हुए इसके अंदर एक वर्ड है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, मुझे नहीं। तो आप कलेक्टिव दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए, इसीलिए जब आप मस्जिद में जाके कहा गया जितनी बड़ी मस्जिद होगी ज़्यादा सवाब होगा, या जितनी बड़ी मस्जिद होगी फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसका फ़ायदा क्या होता है कि मौलाना साहब जब आपके लिए ये सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो जब वो सूरह फातिहा कंप्लीट होती है तो उसके एंड में आप लोग आमीन कहते हैं, आमीन मे इट बी सो। जितना बड़ा मजमा होगा, जैसा खाना काबा में है या मस्जिद नबी में है, जितना बड़ा मजमा होगा, जामे मस्जिद में हो या बहुत बड़ी बड़ी जो मसाजिद हैं उनमें जितने बड़े लोग, जितने ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, तो ये बात जहन में रखें कि जब वो आमीन कहेंगे, अगर किसी एक बंदे की आमीन पूरी हो जाती है, किसी एक बंदे की आमीन जो है या दुआ, क्योंकि वो दुआ कर रहा है ना, आमीन कह रहा है, मेड भी सो कह रहा है, अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो, तो एक बंदे की दुआ अगर कबूल होती है तो वो तमाम लोगों के हक में हो जाएगी। बाजमात नमाज के लिए इसलिए कहा गया कि आप लोग, अगर एक बंदा भी दुआ करता है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है, मौलाना साहब ने पढ़ी, आप सब पीछे हैं, जब आप आमीन कहते हैं ऊंची आवाज़ में तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और वो कहते हैं कि उसको अगर उनके साथ मिल जाए तो दुआ कबूल होती है या व्हाटएवर। तो बहुत सारे इसके बारे में मामलात हैं, हदीस में भी इसमें बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स मौजूद हैं सूरह फातिहा के बारे में, और ये जो है अर्श के ख़जानों में से है ये सूरत, और साथ ही साथ उस दरवाजे से नाज़िल हुई जो आसमान पे पहले कभी नहीं खुला था। तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बीमारियों का इलाज है, उम्मुल कुरान है, तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो सूरह फातिहा का मतलब समझ के पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, इससे बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं। हर नमाज में कह रहे हैं
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। या क्या इसका एक और मतलब ये हो सकता है कि चलाए रख, हमें कायम रख इस रास्ते पे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले ही सीधे रास्ते पे होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सूरत को पढ़ते थे तो दुआ तो वो भी मांगते थे। तो बड़ी हस्तियां जो थी वो तो सीधे रास्ते पे पहले ही चल रही हैं। तो तब भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दुआ मांगते रहो तमाम लोग। तो इसको हर नमाज का पार्ट बना दिया गया कि अगर आप वैसे भी जिक्र नहीं करते हैं तो नमाज जो है कुरान मजीद इटसेल्फ जिक्र है, तो आप इस तरह से कर लेंगे, नमाज में कर लेंगे। तो होप क्या आपने ये बात अंडरस्टैंड कर ली होगी। क्रिटिसिज्म में सिंगल स्टेबल मीनिंग जो है वो नहीं होता है, जाहिर है। दस अ टेक्स्ट में बिट्रे इटसेल्फ, वो कहता है कि टेक्स्ट जो है अपने आप को बिट्रे कर सकती है, अपने आप को निगेट कर सकती है अपनी बातों को। A deconstructive criticism of a text reveals that there is nothing except the text. जो deconstructive criticism है वो कहता है कि वो बात शो करता है कि टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं है। There is nothing outside text. एक ये उसका मीनिंग है उसके सेंटेंस का, और दूसरा है there is no outside text, कि मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। That is, डेरिडा के उसने अल्फाज बयान किए हैं इन हिज फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद उसका तर्जमा लिखा है कि दैट इज़ वन कैन नॉट एवेल्यूएट, क्रिटिसाइज और कंस्ट्रू अ मीनिंग फॉर अ टेक्स्ट बाय रेफरेंस टू एनीथिंग एक्सटर्नल टू इट। वो कहता है कि एक्सटर्नल, देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट। अगर मीनिंग ले लेंगे तो फिर ये आएगा कि एक्सटर्नल चीज़ों का मीनिंग आप ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक्सटर्नल चीज़ें मिला के। जबकि एंड्रयू बेनेट की बात करता है कि वो देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट अपनी बुक के अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो इस पर अलग से डिबेट चलेगी फिर, अगर आप इसके ऊपर डिबेट करना चाहेंगे तो। Derrida carries this logic still further to suggest that the language of any discourse is at variance with itself. तो लैंग्वेज जो है वो खुद ही अपनी चेंज हो रही है अपने आप के अंदर भी। And by so being, it is capable of being read as yet another language. तो कहते हैं लैंग्वेज जो है, एक लैंग्वेज उसके अंदर एक और लैंग्वेज जो है वो आ रही है। जो आप मीनिंग ले रहे हैं, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप पैराफ्रेज करके अपने माइंड में मीनिंग लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो एक और लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज नहीं होती जो कि टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है। आप पैराफ्रेज करते हुए वर्ड्स के मीनिंग्स लेते हैं, डिक्शनरी से लेते हैं, डिक्शनरी किसी ने लिखी है, उसके वर्ड्स उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। जब आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में देखते हैं चीज़ों को, जब आप कोई थ्योरी अप्लाई करते हैं तो आप किसी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी के जो पेश करदा आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप उनको माइंड में रखते हुए उसकी नज़र से देख रहे हैं इनडायरेक्टली किसी चीज़ को। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ये होता है। Thus, hypothetically, one may envisage an endless regression of dialectical interpretations and readings without any stable essential meaning. तो stable और essential meaning के अलावा जो है, ये इनके बगैर आप करते हैं जो भी readings करते हैं। In short, a text may possess so many different meanings that it cannot have a meaning. वो कहता है कि टेक्स्ट के इतने मीनिंग्स होते हैं कि कोई मीनिंग नहीं होता, कोई एक मीनिंग इन अदर वर्ड्स नहीं होता, या कोई भी मीनिंग नहीं, बट आप किसी भी कंप्लीट मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं। There is no guaranteed essential meaning. ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। An immediate deconstructive practice would be to question the forging sentence by asking what is meant by guaranteed essential and meaning in this context. यही बात मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि इसमें डिफरेंट, देयर इज नो गारंटीड एसेंशियल मीनिंग। तो गारंटीड एसेंशियल मीनिंग से क्या मुराद है उसकी? गारंटीड, गारंटी दे रहा है तो कौन देगा गारंटी? कि एसेंशियल मीनिंग क्या होता है, ये कैसे होता है? तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गया। आगे देख लेते हैं इसमें। बाकी इसको जो है वो फिलहाल हम रहने देंगे। आई गो टू द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अब टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। तो आई गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, जिसमें मैं मज़ीद इसको इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स जो आपके सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेजेस करके कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ बाकी भी वीडियोज़ जो हैं उनको भी लाइक्स दे दीजिए, और इसको वीडियो को भी लाइक दे दीजिए अगर आपको पसंद आए तो,
इससे चैनल की रेटिंग बढ़ जाएगी। एंड मैं फिर बात करता चलूँ कि आई मेड दिस चैनल टू रेज फंड्स फॉर द पुअर पीपल। तो आप लोग जो है वो साथ जो है मेरे साथ दें और इसको सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और इसको, और एक और चैनल जो है वो जो ईसोप फेबल्स वाला चैनल है, जिसमें मैं या पोइम्स और ईसोप फेबल्स और रूमी की फेबल्स जो हैं और मुख्तलिफ जो है स्पिरिचुअल फेबल्स जो है वो डालूंगा। वो आपका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश और बाकी चीज़ें सीखने में आपको जो है वो कैमरी, आपको एक्सप्रेशन, हर चीज़ आपको सीखने में मदद देगी। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे उसका लिंक मांग सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।